हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल देख रहे थे, आवर्त सारणी, और इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे, गुणधर्म, जिसमें हमारी कल खत्म हो चुकी है परमाणुविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो है, वैसे तो मैं चाहूं तो पूरे शीट के क्वेश्चन यही करा दूं, लेकिन फिर बहुत लंबा लेक्चर खिंच जाएगा, है ना। मतलब मैं अगर बोलूं कि एटॉमिक रेडियस में जितने भी अपवाद हैं, जो मेन थे वो मैं करा चुका, एक्सेप्शनल। अब इसमें सारे के सारे करा दूं, हर क्वेश्चन के मतलब टाइप करा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। 15 मिनट का लेक्चर, उसमें क्या क्या कराएंगे आप भी समझते हो। अगर 15 मिनट के लेक्चर के हिसाब से, अगर मैं 1.5 घंटे के लेक्चर के हिसाब से कराने बैठ जाऊं, तो फिर तो आपका कोर्स ही हो गया, फिर खत्म, ये मान लो। तो क्वेश्चन आपको करने है ना, थ्योरी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना बेटा, तो एक्सेप्शनल बहुत सारे आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इतने नहीं आते, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कम आते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह हर मोड़ पर गड्ढे हैं, ब्रेकर हैं, गड्ढे हैं, गंगापुर की सड़कों की तरह बिल्कुल। तो वही केस यहाँ पर है, अपवाद हर जगह चलते रहेंगे, है ना। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है आयनन विभव। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, इसको कहा जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आईपी से इसको डिनोट कर सकते हैं या आई से, एक ही बात है अभी के लिए, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सिंपल, मतलब देसी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है। ऐसा कोई न्यूक्लियस है आपके पास में, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये कोई कोश ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहां से हटाना है, बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन कहां है? ये आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों प्रोवाइड करनी पड़ेगी? क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। इस अट्रैक्शन फोर्स को मुझे तोड़ना होगा। किसी के घर में जाओ, है ना, लूटपाट करने, तो ऐसे थोड़ा लूटपाट करने देगा, पहले वहां पे वो अपोज करेगा। बताओ, फिर तुम बोलोगे सर लूटपाट करना सिखा रहे, एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना। तो अपोज करेगा, क्यों? क्योंकि उसके चीजों से लगा हो रखा है ना। तो यहां पर भी वही केस है। ये जो न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, यहां पर बता चुका हूं मैं क्यों है ना। जेड अफेक्टिव बात की थी हम लोगों ने उसकी, और मैंने पहले ही बताया कि जेड अफेक्टिव स्किन इफेक्ट हर प्रॉपर्टी के साथ पढ़ना है हमें। वो मेन बेसिक थे, बेस थे वो बिल्कुल, जो हम लोगों ने दोनों देखे। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को मुझे तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? इस आकर्षण बल को तोड़ना है, क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करूं, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, है ना, ऑफ आउटर मोस्ट सेल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहां से निकालनी है हमें? आउटर मोस्ट सेल के, आउटर मोस्ट सेल से। कहां से निकालनी है? आउटर मोस्ट सेल से। किसके निकालनी है? एन गैसियस एटम। ये एटम जो होना चाहिए यहां पे गैसियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैसियस, ठीक है ना, सॉलिड ना लिक्विड। किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यहां पे डेफिनेशन देखेंगे। सिंपल सा मीनिंग आप समझ चुके होंगे। मुझे इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसी एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन वो हम लोग बाद में बात कर देंगे उसकी, अभी बात नहीं करेंगे। है तो आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन यहां पर पोटेंशियल आ गया तो फिर हम लोगों को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, मेटल वेटल लेना पड़ेगा।
तो बाद में बात करेंगे इसकी, है ना, अभी नहीं करेंगे। सबसे लास्ट में बता दूंगा मैं ये आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी के लिए सेम है बिल्कुल। तो सबसे पहले इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, फिर ट्रांसलेट कर दूंगा ना मैं, समझ सकते हो ना तुम लोग, हिंदी बहुत खराब है मेरी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from outermost shell of a gaseous atom। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना डेफिनेशन को, हिंदी मीडियम वाले लिखना किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे सिंपल मीनिंग कि यहां पे आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आउटर मोस्ट सेल से, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और ये एटम जो होना चाहिए वो गैसीय होना चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, गैसीय होना चाहिए। ठीक है, अगर गैसीय नहीं है तो पहले गैस में बदलो उसको, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक एटम लिया ए और ये लिक्विड फॉर्म में, तो पहले तो क्या करूंगा मैं, इसको गैसीय फॉर्म में बदलूंगा। लिक्विड को गैस में कैसे बदला जाता है बताओ, लिक्विड को गैस में बदलना है कैसे करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, है ना, इसको एनर्जी देंगे, क्या बोलते हैं इसको, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वेपराइज करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच बोलते हैं इसको, एंथैल्पी परिवर्तन, बताएंगे बाद में क्या होता है, ये ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे डेल्टा एच देनी पड़ेगी, वेपराइजेशन, मतलब डेल्टा एच हिंदी में अगर लिखें वाष्पीकरण। तो ये किस में बदलेगी, गैसीय एटम में, गैसीय परमाणु में बदलेगा। अब इसका मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर ये इसके पास क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस गैसीय एटम को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी गई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आइए से प्रदर्शित करेंगे उसको, क्लियर। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये एक न्यूट्रल था। अगर हम लोग बात करें, ये जो केस था बिल्कुल, ये एक न्यूट्रल था, उदासीन था। और ये जो है यहां पर धनावेशित हो चुका है। अब गैसीय परमाणु जो है वो क्या हो चुका है, धनावेशित हो चुका है। आयन तो है लेकिन गैसीय परमाणु है। ठीक है, अब आपसे कोई क्या, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, यहां से तो निकलेगा नहीं, ये तो उदासीन हो चुका। ये उदासीन था, अब ये क्या हो चुका, आयन बन चुका। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। ध्यान से देखो, जो मैं बताना चाह रहा हूं कंसेप्ट आपको, वो देखो आप। ए प्लस गैस से मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू, है ना। एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू हो जाएगा। यहां पर भी हम मुझे क्या देनी है, ऊर्जा देनी है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसको मैंने 2 नाम दे दिया, इसको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 नाम दे दिया। क्लियर। अब मुझे बताओ दोनों में से किसका मान ज्यादा है।
आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मान ज्यादा है कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मान 1 का मान ज्यादा है कि 2 का मान ज्यादा है? दोनों में अगर हम लोग यहां पर इन दोनों में कंपेयर करें तो किस जगह पर मुझे ऊर्जा ज्यादा देनी होगी, ये आपको सोच के बताना है। तो देखो, सोचो इस चीज को, ये उदासीन था, आकर्षण बल तो था लेकिन ये उदासीन था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मैंने। अब जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं, ये कहां से निकाल रहा हूं? ऐसे कैसे परमाणु से जिसके ऊपर धनावेश। धनावेश का मतलब न्यूक्लियस का आकर्षण ज्यादा है ना। चीजों को समझो आप, लिखवा बाद में देंगे हम लोग। यहां पर जो है, जो गैसीय परमाणु बना है, इसके पास धनावेश है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर धनावेश पकड़ और मजबूत हो गई है। अगर पकड़ मजबूत हो गई इलेक्ट्रॉन पर, धनावेश का मतलब क्या? पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है। ये उदासीन था, ये धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है। धनावेश पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, है ना, और रेडियस छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब पकड़ ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो यहां पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, है ना। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब जेड इफेक्टिव का बढ़ना, है ना, ये बढ़ गया। अब मुझे ऊर्जा इसके कंपैरिजन में और ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे पकड़ और मजबूत हो चुकी है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करी थी हम लोगों ने? इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण को तोड़ना है, इसलिए ऊर्जा दे रहे हैं। तो यहां पर तो अब और ज्यादा आकर्षण बल बढ़ गया, तो मुझे ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, मुझसे किसी ने बोला बस बहुत हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और निकालो। मैं कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, तो ये आ जाएगा A+2 से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला यहां पर, IE3, A+3 हो गया। यहां पे पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। जेड इफेक्टिव का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पकड़ मजबूत होती जाएगी, आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, एट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती जाएगी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, इन तीनों आयनाइजेशन एनर्जी में, आयनन ऊर्जा में सबसे ज्यादा कहां पर देनी होगी? मुझे यहां पर देनी होगी। ये आगे भी हो सकता है, इसको और आगे ले जा सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग 3 तक ही देख लेते हैं, है ना। इसको बोला जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसको कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, क्रमागत आयनन ऊर्जा। तो आपसे पूछा जाए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, क्रमागत आयनन ऊर्जा में किसका मान सबसे ज्यादा होगा, किसका मान का सबसे कम होगा? तो आपको बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनन ऊर्जा 3 का मान सबसे ज्यादा होगा, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1। ये सीक्वेंस होगी, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, क्रमागत आयनन ऊर्जा। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको ऐसी वैल्यूज दे दे, फिर कंपेयर करने को बोले, बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, है ना, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। अगर आपको ये नहीं पता कंसेप्ट, तो फिर आप किसी में भी आंसर टिक कर दोगे, तुक्का, हरे राम हरे बोले, ऐसे कर करके, है ना। चलो, अब ये चीज मुझे पता लग गई, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, जहां पर ऊर्जा दी जाती है, जहां पर ऊर्जा दी जाती है, बाहर से ऊर्जा दी जाती है, या फिर इंग्लिश में बात करें, वेयर एनर्जी एब्जॉर्ब, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी। और इस पूरे प्रोसेस में हर जगह पर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? ऊर्जा को अवशोषित करना। जो एटम है, गैसीय एटम, गैसीय परमाणु, वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो ये जो प्रोसेस है आयनाइजेशन एनर्जी,
यह है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माशोषी प्रक्रम, है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है, और इनके लिए डेल्टा एच का मान होता है पॉजिटिव, धनात्मक। डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी एक तरीके से ऊर्जा ही है, एंथैल्पी एक तरीके से ऊर्जा ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें अच्छे से आएगा। एंथैल्पी एक तरीके से ऊर्जा ही है, तो जहां पर ऊर्जा अवशोषित होती है वहां पर इसका मान क्या हो जाता है, धनात्मक। मतलब कहने का मतलब देखो ध्यान से क्या है, ये चीज आपको लिख ली होगी तो आगे चलते हैं इसमें। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई परमाणु है, यहां पर प्रारंभ में जो एटम है उसकी ऊर्जा मान लीजिए 350 किलो जूल पर मोल थी, स्टार्टिंग में खुद के पास इतनी थी, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसको बाद में देखा, अंतिम स्टेट पर, फाइनल स्टेट पर इसको देखा, तो यहां पर ऊर्जा जो है 500 किलो जूल पर मोल आ गई, है ना। ये H1 मान लो इनिशियल, I मतलब इनिशियल प्रारंभिक, और ये फाइनल मान लो अंतिम। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा H निकालना है। तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। देखोगे आप 500 माइनस 350 कितना आ गया, ये प्लस का 150 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका मतलब यहां पर डेल्टा H का मान क्या आ गया, पॉजिटिव। और इससे मुझे क्या पता लगेगा कि प्रोसेस क्या है, ये एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी। ये सब समझाने के लिए सिर्फ, क्लियर। तो इस तरीके से डेल्टा H निकाल लेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस जो है आपको ध्यान रखना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माशोषी प्रक्रम। ये 3 क्वेश्चन हो गए यहां पर आपके, अभी के अभी। डेफिनेशन हो गया, दूसरा सक्सेसिव क्रमागत आयनन ऊर्जा, तीसरा ये कि प्रोसेस कौन सा है, डेल्टा H पॉजिटिव, क्लियर। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कल ट्रेंड, है ना। एक टॉपिक में 2 दिन तो लगने चाहिए कम से कम, तभी मजा आएगा। तो कल इसमें हम लोग ट्रेंड देखेंगे, मतलब ऊपर से नीचे आने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा आयनन ऊर्जा का, तो देखेंगे हम लोग, है ना। आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल, उसमें ऊपर से नीचे आए या लेफ्ट टू राइट जाए तो उसमें क्या चेंजेस होंगे एलिमेंट्स के बीच में, आयनन ऊर्जा के, आयनाइजेशन एनर्जी के, वो हम लोग कल चेक करेंगे, क्लियर। तो आज के लिए आपको इतना पढ़ना, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।